हेलो फ्रेंड्स, जीत भाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा लेक्चर है। कल हमने टीथ के बारे में अध्ययन किया था, दांतों के बारे में जाना कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांत किसके लिए काम आते हैं, डेंटल फार्मूला जाना, दांतों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इन सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ा और आप एक बार जल्दी से रिकॉल भी कर लेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ना किसके एंजाइम से, एंजाइम की मदद से ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो पाचन का मतलब ये होता है कि हम पाचन कर किसका रहा है। तो हमने कहा जो भोजन के माध्यम से हम फैट, आपके प्रोटीन और लिपिड, आपके कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इन्हीं का विखंडन होता है। इनकी बेसिक यूनिट में ही टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो यहां तक सारी चीजें हमने कर लिए थे पाचन में। अब हम एक एक चीज देखते हैं कि तो हमने सबसे पहले पढ़ा था मुख। मुख में हमने बताया कि जब भोजन मुख में पहुंचा, जब भोजन हमारे मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में आता है, तो यहाँ पर दांतों ने क्या किया, जीभ ने क्या किया और होंठ ने क्या किया, इनके बारे में हमने डिस्कस की। दांतों ने क्या किया, दांतों ने उस भोजन को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और टुकड़ों में तोड़ने के बाद जीभ ने क्या किया कि हमारे मुख में जो सलाइवा बनता है, हमारे मुख में जो लार बनती है, उस लार को भोजन में अच्छे से मिक्स किया। अच्छे से मिक्स किया तो मिक्स करने के दौरान होठों ने क्या किया कि उस फूड को बाहर निकलने से रोका। जब भोजन को बाहर निकलने से रोका तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा भोजन ऐसे आपका मुख गुहा में है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये आपकी बक्कल कैविटी है, इसमें जब भोजन है हमारा, तो यह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। और टूटने के बाद कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर जब हम दुनिया की कुछ भी चीजें खा ले, 3 चीजें खा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या फैट खा रहे होंगे, लिपिड खा रहे होंगे, 3 चीजें ही खाते हैं। तो इन 3 चीजों में आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स और कहेंगे विटामिन, या कह देंगे इनमें सबसे पहले किसका पाचन होता है। कमेंट करके बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं कि सबसे पहले किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, कि लिपिड्स का, कि विटामिन का। विटामिन वैसे पाचन वाली बात नहीं है, इसका क्या होता है कि ये आपको एनर्जी नहीं देता, ये केवल रोगों से लड़ने की बात करता है। तो आप ऑप्शन तुरंत बताएं कि कौन आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले किसका पाचन मुख में होता है। 30 सेकेंड का समय है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले पाचन किसका होता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि हम क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पे किसका पाचन हो रहा है फ्रेंड, तो आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है, और कार्बोहाइड्रेट आपका माल्टोज में या कहेंगे फ्रक्टोज में विखंडित हो जाता है। क्योंकि जितने भी हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि ये भी एक जटिल शर्करा है, ये जटिल शर्करा है। और ये भी 3 प्रकार की होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, एक डाइसैकेराइड होती है और मोनोसैकेराइड होती है। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड को तोड़ दिया गया, पॉलीसैकेराइड को तोड़ दिया गया, किसमें, माल्टोज या फ्रक्टोज में टूटता है। अर्थात हमारे मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो थंब कीजिए। और फ्रेंड्स जो नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। आप लोग सबसे पहले आप शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले मुख में पाचन होता है। और ये जो पाचन हो रहा है या जो यहाँ पे भोजन बना, उस भोजन को यहाँ पे नाम दिया जाता है बोलक। सारे पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे। जो मुख में भोजन होता है, लार मिक्स होने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद, यहां पर भोजन को क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स, तो बोलस कहा गया। आप एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं, आप सीजीएल कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, लोअर पीसीएस, एसएससी का, पुलिस का, रेलवे का, इससे बाहर नहीं आएगा। कोशिश आपको है कि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिया जाए। तो यहाँ पे बताया कि मुख में जो भोजन है वो क्या कहलाता है, बोलस कहला रहा है। और मुख में सबसे पहले पाचन किसका हुआ, तो मुख में सबसे पहले पाचन हमारे किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। अर्थात यहाँ पे प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, यहाँ पे लिपिड्स का पाचन नहीं हुआ। जो जैसा था वो अभी भी उसी कंडीशन में है। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? अगर बात समझ में आ रही है तो थंब कीजिए, थंब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब यहाँ पे जो भोजन आया, तो भोजन में क्या मिक्स हुई, लार, जिसको बोला जाता है सैलाइवा,
दोनों टर्म्स लिखे जाएंगे। सलाइवा, सलाइवा को हिंदी में क्या बोलते हैं? लार। और लार का क्या, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। तो ये लार ग्रंथियां क्या बनाती हैं? हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर तक, 1 से 1.5 लीटर तक 24 घंटे में इतनी लार बनाती है। 1 से 1.5 लीटर तक 24 घंटे में हमारे मुख में लार बन रही होगी। ये जो लार है, इसमें लार में आपको याद रखना है 95% तक क्या है? पानी का अमाउंट है, पानी का हिस्सा है। आपको याद रखना इस लार में कितने परसेंट का पानी होता है? तो 95% तक पानी है, 95% तक पानी। और इसमें 2 आपके एंजाइम पाए जा रहे हैं। एक आपका कौन पाया जा रहा है? टाइलिन। और एक आपका पाया जाता है लाइसोसोम्स या लाइसोजाइम्स। याद रखना लाइसोजाइम या लाइसोसोम, यहां पर 2 एंजाइम पाए गए और यही आपका काम क्या करेंगे कि एक आपके भोजन के रूप में जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम कर रहे होगा। और एक क्या काम कर रहे होगा कि वो जो आपके भोजन के साथ आप टोटली 100% हाइजीन भोजन नहीं खाते। आप कितना भी साफ सफाई रख लीजिए, 100% हाइजीन फूड आप नहीं खाते। 100% हाइजीन फूड आप नहीं खा सकते। अगर हाइजीन खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। बहुत सारे बैक्टीरिया आपके मुख के अंदर जाते रहते हैं और बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रकृति के द्वारा इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है, मानव को इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया जिसमें हर चीज के लिए कोई ना कोई तोड़ दिया गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लार है, ये लार जो है 1 से 1.5 लीटर बनती है मुख में। और इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। आपको याद रखना इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6.8 है। अर्थात ये स्लाइटली बेसिक नेचर की होती है, स्लाइटली एसिडिक नेचर की है। एसिडिक नेचर का मतलब क्या? हल्की आपकी कहेंगे अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। जितना जितना इसका पीएच मान नीचे चला जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो जब पीएच मान 7 के ऊपर जाए, 7 है तो 7 के ऊपर गया पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से, तो कैसे हो गया? क्षारीय हो गया। और ये देखिए 7 से थोड़ा कम है, अर्थात ये कैसा? स्लाइटली बेसिक नेचर की, एसिडिक नेचर की होती है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये जो लार है, ये लार क्या करती है? ये भोजन के साथ मिक्स होती है, भोजन के साथ मिक्स होती है। और मिक्स होने के बाद ये टाइलिन ने क्या किया? टाइलिन ने क्या किया? जो हमने कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लिया, इसने कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले विखंडित कर दिया किसमें? माल्टोज या आप कहेंगे फ्रक्टोज में विखंडित कर दिया। तो सबसे पहले मुख में ही कहेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया, पाचन हुआ। जबकि लाइसोजोम आया, जो लाइसोजोम या कहेंगे लाइसोसोम आए, ये आपके लार के अलावा और कहां पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि लाइसोसोम लार के अलावा और कहां पाए जाते हैं? कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि लार के अलावा लाइसोसोम और किस में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपके कहेंगे ये आपके प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल पॉकेट भी बोला जाता है। अब यहां पे देखिए लाइसोसोम ने क्या किया? टू किल माइक्रो बैक्टीरिया, अर्थात छोटे कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है कौन? लाइसोसोम। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। टाइलिन ने क्या किया? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। लाइसोसोम क्या कर रहा है? लाइसोसोम जो बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब यहाँ पे भोजन में अच्छे से लार जब मिक्स हुई तो भोजन अब कैसा हो गया? चिकना हो गया। चिकना होने का मतलब है कि भोजन अब निगलने लायक हो गया। अब भोजन निगलने लायक हो गया। तो अब यहां से अच्छी चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि लार के आपका कितना बड़ा आपके भोजन में या कहेंगे आपके दैनिक जीवन में कितना बड़ा उपयोग है। आप भोजन खाते हैं, अगर आप सोचो आपके मुख में लार नहीं बनेगी तो आपका फूड कैसा होगा? रफ होगा। और रफ होगा तो आपका गला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एक बार तो जैसे तैसे खा लेंगे, लेकिन दूसरी बार खाना खा सकते? नहीं खा सकते। दूसरी चीज, लार क्या कर रही है? लार हमारे पाचन में भी सहायक है, पाचन भी सहायक है। तो हम यहाँ पे लार का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट कैसे करते हैं? हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बैड हैबिट होती है, आप लोगों की भी बैड हैबिट होगी कि खाते समय ही क्या करते हैं? न्यूज़पेपर खोल लेते, टीवी देख रहे होंगे, किसी से बातचीत कर रहे होंगे, या खाने का टाइम हमारा दिमाग कहीं होगा। तो जब हमारा
खाने के टाइम दिमाग हमारा कहीं और होगा तो हमारे मुख में जो सलाइवा है, जो लार है, वो कम बन रही होगी। जब वो कम बनेगी तो कहेंगे कम अमाउंट बन रहा होगा, तो वो लार जो होगी आपके भोजन में कम मिक्स होगी। जब कम मिक्स होगी तो कहीं कहीं ना कहीं यहाँ के पाचन को ये प्रभावित कर रहा होगा, और इससे क्या होता है कि कब्ज जैसी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। कब्ज जैसी बीमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो नर्व हैं, न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क को, ब्रेन को क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, और आपके सलाइवा मुंह बनने लगेगा। वो भोजन में क्या होगा, अच्छे से मिक्स होगा, और भोजन क्या होगा, चिकने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कि आपका पाचन भी होगा कार्बोहाइड्रेट का, साथ ही साथ निकलने लायक बन गया। इसलिए लार आपकी कैसी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि लार किस प्रकार की होती है, अम्लीय प्रकार की होती है। इसका पीएच मान कितना है, 6.8 है। दूसरी ये कितनी बनती है, 1 से 1.5 लीटर बनती है। लार का काम क्या है, लार का काम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, पूर्णतः पाचन नहीं हुआ। कहा जाता है 70% तक यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, 70% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, वो भी किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज या फ्रक्टोज के रूप में। दूसरी चीज, लाइसोजाइम में क्या किया, जो आपके माइक्रोबैक्टीरिया है, वो सूक्ष्म जीव आते हैं, आपके जीवाणु आ रहे हैं, इनको मारने का कार्य कर रहा है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लार के बाद, अब एक पार्ट और आ गया आपके कि यहाँ पे टंग का काम क्या है, जीभ का काम क्या है। अभी हमने बताया कि जीभ क्या कर रही है, स्वाद भी ले रही होगी। लोग बोलते हैं जीभ आपकी बहुत चलती है, जीभ आपकी चटुर हुई है। तो ये सारे पॉइंट आप सुनते क्यों, क्योंकि जीभ में ही, हमारे टंग में ही क्या है, स्वाद ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पे हम जीभ के बारे में जाने, ऐसे हमने कहा ये आपकी क्या है, टंग है, बना लेना, ये ना सोचना भैंस की बना दी है, मानव की है, समझाने के लिए हम बड़ी बना रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं, अगर आप लगातार तैयारी करें, एनटीपीसी के क्वेश्चन या हम आप पर छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि जीभ की मुख्यतः लंबाई कितनी होती है, जीभ की लंबाई कितनी होती है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एनटीपीसी में आए वो क्वेश्चन है कि जीभ की लंबाई कितनी होती है। आई होप अगर तैयारी आप सीरियस कर रहे हैं तो आप आंसर जरूर देंगे। आपको बताना है कि जीभ की लंबाई कितनी होती है। तो जीभ में क्या पाई जा रही है, जीभ में कहेंगे ऐसे आपके जीभ में बहुत सारी आपकी क्या पाई जाती है, कहेंगे स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है, स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है। इनको क्या बोलते हैं, फीट बर्ड्स भी बोला जाता है, दोनों भाषा लिखेंगे, फीट्स बर्ड्स भी बोले। ये स्वाद कलिकाओं को क्या नाम दिया जाता है बायोलॉजी भाषा में, इनको नाम दिया जाता है पैपली। आपको याद रखना है सारे फ्रेंड, अच्छे से समझ लो, इसको क्या नाम देते हैं, पैपली। पूछेंगे जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जीभ में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, उनका नाम क्या है फ्रेंड, तो आप कहेंगे पैपली। क्या कहलाता है, पैपली, स्वाद कलिकाओं को। और ये पैपली कहेंगे जो जीभ है, जीभ एक आपका मस्कुलर ऑर्गन्स है, एक पेशी अंग है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लो, पेशी अंग है। जीभ कैसी है, एक पेशी अंग है। आपको कमेंट करके बताना कि पेशी अंग कौन नहीं है, यहाँ पे कमेंट करके बताना है। एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं हार्ट, या कहते हैं हृदय, आपकी टंग, जीभ, जीभ के बाद यहां पे लिख दिया लीवर, और इसमें लिख दे लीवर के अलावा और आप कोई नॉन ऑफ दीज। अब इसमें बताओ कि कौन हमारे पेशी ऑर्गन नहीं है, कौन हमारा पेशी ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन रख देता पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा और सभी हैं। तो आप कहेंगे ये सभी कहते हैं पेशी ऑर्गन है। कैसे हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन्स नहीं पाई जाती है। अब समझ में आ रहा है, इसमें कोई बोन्स नहीं पाई जाती है। यहाँ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इन स्वाद कलिकाओं को नाम क्या दिया जाता है, पैपली नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पैपली नाम दिया जाता है। और ये स्वाद कलिकाओं की भी बात करें, ये स्वाद कलिकाएं भी 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स, दो जोड़े में होती हैं। इनको याद रखना है कि पहली आपकी कहलाती है पैरोटिड, दूसरी आपकी कहलाती है सब मैंडिबल, और तीसरी होती है सब मैक्सिला। याद रखना ये आपकी जोड़े में होती है दो। तो सबसे बड़ी स्वाद ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी स्वाद ग्रंथि, सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, सबसे बड़ी स्वाद ग्रंथि
स्वाद ग्रंथि आपकी कौन सी है? तो कहेंगे पैरोटिड। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और जो पूछा जाए क्वेश्चन उस पर कमेंट करने की कोशिश करिए। आप कमेंट दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर आप देना सीखिए। सबसे पहली बात, गलत होता है कोई आप कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं कि आपके नंबर कट रहे हैं। आप श्रोता बनिए, मत बनिए, श्रोता बनिए, अच्छे से सुनिए। आप श्रोता बन गए जिस दिन, आपका 50% आपका टारगेट ये आपने अचीव कर लिया है। अगर आप किसी की बात को अच्छे से सुन रहे हैं, ये एक अच्छा नेचर भी माना जाता है और अच्छा ज्ञान के लिए भी एक अच्छी हैबिट है। तो हमने क्या बताया कि यहां पे कि दो जोड़े हुए होती है, 3 प्रकार की स्वाद गंधियां होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबल और सबमैक्सिला। कहां पाई जा रही है? जीभ में पाई जा रही है। और सबसे बड़ी स्वाद ग्रंथि कौन निकल के आ रही है फ्रेंड्स? तो कहेंगे पैरोटिड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्वाद ग्रंथियों को नाम क्या दिया गया? पेप्ली। बहुत सारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं। अब देखिए, ये जो जीभ है, जीभ में आगे का जो पार्ट है, ये जो आगे का पार्ट था फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमें क्या महसूस होता है? तो कहेंगे यहां पे हमें स्वीट्स बर्ड्स होती है। क्या होती है? स्वीट्स बर्ड, मीठा स्वाद मिलता है। यहां किनारे पे बात करें, यहां पे किनारे पे, तो यहां पे हमें साल्टी, नमक, नमकीन समझ में आता है, साल्टी। यहां पे क्या मिलेगा? साल्ट। यहां पे स्वीट्स। यहां पे बीच, यहां पे बात करें, यहां की बात करें, यहां पे हमें लग रहा होगा श्योर, खट्टा। और इसके नीचे फ्रेंड्स आ जाएंगे, यहां पे हमें लगेगा बिटर, तीखा, कड़वा। कहां पे लग रहा होगा? पीछे साइड लग रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है? पीछे साइड आ रहा होगा, या बना लेंगे अच्छे से कि आगे साइड हमें क्या महसूस हो रहा है? मीठा। अगल बगल क्या लग रहा है? सॉल्टी। पीछे क्या आ जाएगा? पीछे हमने कहा यहां पे आपको तीखा, आपका खट्टा लग रहा होगा, यहां पे कड़वा लग रहा होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, तो इन ग्रंथियों के, इस द्वारा स्वाद ग्रंथियों के, स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हमें ये समझ में आ रहा है। और यहां पे कहेंगे ओनियन बर्ड्स या गार्लिक बर्ड्स, गार्लिक, या कहेंगे जिंजर बर्ड्स। बर्ड्स पाई जाती है। बर्ड्स का मतलब जहां से हमें लहसुन, प्याज, अदरक का स्वाद महसूस होता है। आप कभी खा के देखना, अगर फुर्सत में बैठे आप खा के देखिए, आपके पीछे के लास्ट वाले हिस्से में आपको यहाँ तीखापन समझ में आ रहा होगा, इनका स्वाद समझ में आ रहा होगा, सबसे लास्ट में समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जीभ क्या करे? जीभ स्वाद लेने का काम करे, बोलने में सहायक होती है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? इसमें आपके स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इन स्वाद कलिकाओं को पेप्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेप्ली बोला जाता है। अब हम आगे बात करें, अब ये जीभ आपकी ऐसी तो है नहीं, कोई जीभ आपकी ऐसी तो है नहीं कि आप शाम को क्या लेटते समय बाहर निकाल के रख देते और सुबह या फिर सेट कर लिया। कुछ ऐसा है क्या? अगर किसी को कमेंट करके बताइए, अगर किसी का ऐसा है कि सुबह वो जीभ निकाल के रख लेता है और शाम को फिर लगा लेता है, जल्दी से बताएं, कुछ ऐसा है आपने? नहीं होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे याद रखना, ये जीभ हमारी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। और ये जुड़ी किससे होती है फ्रेंड्स? आपको याद रखना है, ये हमारी बोन्स पाई जाती है। इस बोन्स का नाम है हायोड बोन्स। इस बोन्स का नाम है हायोड बोन्स। आपको याद रखना है, इस हड्डी का क्या नाम है? हायोड हड्डी नाम। इस हड्डी का अटैचमेंट किससे होता है? जीभ से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? जीभ से होता है। ये जीभ हमारी हायोड बोन से जुड़ी होती है। आप ज्यादा अपनी जीभ निकाल के देखिए, आप अपनी जीभ निकालिए, बाहर कितनी निकाल सकते हो? काली माई मत जाना, मम्मी के सामने जाकर निकालने लगो कि सर जी निकाल, जीभ निकाल के देखे, नहीं, आप जीभ निकाल के देखिए कितनी बाहर निकाले। और यही एक फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कुत्ते को। अब ये ना सोचना कि सर जी हमें क्या बना रहे हो जीभ निकलवा के। आप कुत्ते को देख लीजिए, कुत्ते की जीभ बाहर लटक रही है, हा हा कर रहा होगा, लार टपका रहा होगा, उसकी जीभ के अंदर रहती नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ी जरूर होगी, कहीं ना कहीं जुड़ी जरूर होगी। और नहीं तो बेटा वो खाते समय क्या होती है, आप चबा गए होते उसको भी। अगर जुड़ी ना होती तो कहेंगे किससे जुड़ी है? हायोड बोन से। तो कहेंगे ये जीभ हायोड बोन से जुड़ी है। और जीभ हायोड बोन के बीच में जितनी ज्यादा गैपिंग है, ये जो सारी गैपिंग है फ्रेंड, ये आपकी कहलाती है फ्रेनुलम। ये आपका क्या कहलाता है? फ्रेनुलम।
फ्रेनुलम। आपको याद रखना है जीभ और हायोड बोन के बीच के स्पेस को, बीच के खाली स्थान के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? कहेंगे फ्रेनुलम बोलते हैं। ये सब एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपका इससे बाहर नहीं आएगा, मोस्टली आपसे इससे मिल जाएगा। तो जिस व्यक्ति का, जिस जानवर का जीभ और हायोड के बीच की गैपिंग जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा गैपिंग होगी, उसकी जीभ भी बाहर ज्यादा लटक रही होगी फ्रेंड्स, बाहर लटक रही होगी। तो फ्रेंड्स यहां तक बात क्लियर हुई कि जीभ का काम क्या है और जीभ किससे जुड़ी होती है? तो हमने कहा हायोड बोन से जुड़ी होती है। जीभ और हायोड बीच की बोन्स के या हायोड हड्डी के बीच की जितनी ज्यादा गैपिंग होगी, जितनी ज्यादा गैपिंग होगी फ्रेंड्स, वो जीभ उतनी ही बाहर लटक रही होगी, उतनी ही बाहर लटक रही होगी। तो इस गैपिंग को क्या नाम दिया गया? इस गैपिंग को नाम फ्रेनुलम दिया गया। इस गैपिंग को क्या नाम दिया जाता है? फ्रेनुलम। अब इस एग्जांपल को ऐसा समझो, आपने कभी ऐसे केसेस देखे होंगे कि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। कैसे करता है? आपका हाथ आपके फांसी पे लटक कर रहा है। आप अपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, जरूरी नहीं कि आपके अगल बगल कोई ऐसा केस हुआ, आपने सुना भी हुआ। तो आप उन लोगों की बॉडी देखना, जब आप बॉडी देखेंगे तो सर्वे करेंगे, बॉडी देखना उसकी जीभ हमेशा इतनी बाहर जरूर लटक रही। आपके सीबीआई जो आपकी इस तरह के क्राइम ब्रांच के जो होते हैं, वो लोग देख के जान जाते हैं कि व्यक्ति को मारने के पहले लटकाया गया कि मारने के बाद लटकाया गया। वो यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति फांसी से सुसाइड करता है, फांसी पर लटकाया जाता है फ्रेंड, तो आप याद रखना मरने के पहले जैसे उसने फांसी पर लटका है तो ये हायोड बोन उसकी टूट जाती है, और जैसे हायोड बोन टूटी तो उसकी जीभ हमेशा बाहर निकल आएगी, चाहे कितनी निकले। समझ में आ रहा फ्रेंड्स? तो यहां से ये भी अंदाजा लगता है कि इस व्यक्ति को मरने के बाद फांसी पर लटकाया गया या मरने के पहले। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जीभ जब किसी जानवर की ज्यादा बाहर लटक रही होगी तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी हायोड और जीभ के बीच की गैपिंग ज्यादा होगी। और हम मानव का कैसा होता है? ये जब गैपिंग होती है ना के बराबर होती है, और जब ब्रेक होती है, जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं, वो जीभ बाहर लटक रही होती है। या दो तीन चीजें आपको आपके क्लियर हुई होंगी कि जीभ का काम क्या है। पहला तो बोलने में मदद कर रहा होगा, दूसरे भोजन को अच्छे से मिक्स करने का काम कर रहा होगा, भोजन में अच्छे से लार मिक्स हो रही होगी। जब सलाइवा मिक्स हो रहा होगा तो भोजन चिकना होगा, भोजन चिकना होगा तो उसे निगलने में आसानी होगी, और आसानी से भोजन क्या होगा? हमारे आमाशय तक पहुंच रहा होगा। तो अब बात करते हैं, जीभ की बात क्लियर हो गई होगी। जीभ में हमने और भी बात बताई। हमने कहा जीभ में कौन कौन से स्वाद गलकाएं होते हैं? हमने तीन तरीके बताई, पैरोटिड, सब मैंडिबल और सब मैक्सिला। ये स्वाद ग्रंथियां जोड़े में होती है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो हमने कहा पैरोटिड। कहां पर स्थित होती है? कान के नीचे फ्रेंड स्थित होती है। अब आगे बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको आंसर देना है कि पाचन क्रिया कहां नहीं होती है। हमने लिख दिया बुक, माउथ, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली या आहार नलिका, आमाशय, स्टमक, या फ्रेंड कहेंगे छोटी आंत, छोटी आंत, या इसको बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि पाचन क्रिया कहां नहीं होती है। 30 सेकंड का समय है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पाचन क्रिया कहां संपन्न नहीं होती। जल्दी से बताएं फ्रेंड कि पाचन क्रिया कहां नहीं होती है। अगर लगातार तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ बनना है, ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, माता पिता के सपने अगर पूरे करने हैं फ्रेंड, तो पढ़ना पड़ेगा। कब तक आप मन चुराओगे, कब तक भागोगे? और फ्रेंड्स आप दिमाग में डाल लीजिए कि आप जितने भी अच्छे एग्जाम देंगे, आपकी जीएस पीछा नहीं छोड़ने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मैथ के पीछे ऐसे पागल हुए जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। ठीक है, पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट समाज में उठने बैठने लायक सिलेक्शन, आप जो भी सिलेक्शन रुक रहा होगा, आप स्टूडेंट से पूछ के देखना, रीजनिंग की वजह से कभी नहीं रुका होगा, हिंदी की वजह से कभी नहीं रुका होगा,
मैथ की वजह से ऑन एवरेज होता है स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन रुक रहा होगा तो इस जीएस के चक्कर में रुक रहा होगा, क्योंकि पुलिस वगैरह के जो एग्जाम देते हैं वो 10 से 12 ही करके आते हैं बच्चे, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। जिस दिन आपका स्कोर 18-20 पहुंचने लगा, आप 100% कोई भी एग्जाम निकालें, तो आप इससे मुंह मत चुराइए, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी एक प्रकार की, अगर सही से बायोलॉजी पढ़ लेते हो तो 30% आप अपने बॉडी को जान गए और 30% आप डॉक्टर टाइप के हो गए। आपको समझ में आएगा कि ये खा रहे में ये मिल रहा है, बॉडी में इसकी अधिकता हो गई, इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो जीएस आपकी पीछे नहीं छोड़ने वाली है और आपको सारी चीजें सही से पढ़नी पड़ेंगी। पीछे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप कोई भी अच्छा एग्जाम अगर चूज किए हो, लाइफ में अगर एम बना रखा है कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी एग्जाम आप हमें बता दो, लोअर पीसीएस का देख लो, पीसीएस का देख लो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, आप एक एग्जाम बता दो बिना जीएस के आप कर दो, एक एग्जाम बता दो। समाज में अगर समाज के पब्लिक के बीच में बैठे हो तो आप लोगों को दो कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि क्या यहाँ पे इंटरनेशनल क्या अफेयर्स है, कैसे मुद्दे हैं, किस बात पे चर्चा चल रही है, कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन मामला क्या है, कैसे दुनिया के बीच में इंटरफेयर होता है, कैसे यहाँ पे मध्यस्थता होती है, सारे पॉइंट बनते हैं। और आप इसी सब्जेक्ट से दूर भागते हो, आप इसी सब्जेक्ट से पीछे छुड़ाना चाहते हो, जितनी जल्दी हो जाए इसको ना पढ़ना पड़े। और हम कहते हैं कितना भी भाग लो फ्रेंड्स, ये पीछा नहीं छोड़े, पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आई? आंसर जल्दी से बताएं कि कौन है जिसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं संपन्न होती है। कमेंट करें जल्दी से, जिसमें कोई भी पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो लिखेंगे ओइसोफेगस, ग्रास नलिका, या कहेंगे आहार नलिका। यहाँ पे आहार नाल नहीं लिखा है, आहार नलिका लिखा है, ट्यूबोल्स है, ट्यूब नहीं है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ट्यूबोल्स है, ट्यूब नहीं है। आयो बात समझ में आ रही होगी? तो यहां तक बात हो गई। तो अब ये क्वेश्चन आपके माइंड का डाउट क्लियर कर देगा। तो अब बात करते हैं ओइसोफेगस का काम क्या है या ग्रास नली का काम क्या है। ग्रास नली के बारे में जानते हैं, ओइसोफेगस या ईसोफेगस बोलते हैं, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं ग्रास नली या ओइसोफेगस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब यहां पे देखो, ग्रास नली को ऐसे, ये आपकी बक्कल कैविटी से जुड़ी है, ये बक्कल कैविटी से जुड़ी है। नीचे आप कहेंगे ऐसे, ऐसे आपके आमाशय से जुड़ी है। ऊपर किससे जुड़ी है? ऐसे खांचनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं मुख। किससे जुड़ी है? मुख से जुड़ी है। तो ये जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली है, ये फूड पाइप, इसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। और या इसको हम ग्रास नलिका या आहार नलिका, आहार नलिका कहा जाता है। याद रखना, क्या बोलते हैं? आहार नलिका बोला जाता है। फ्रेंड समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। फ्रेंड समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। इसकी जो लंबाई होती है, आपको याद रखना है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर के बराबर। फ्रेंड्स अगला, आपकी ग्रास नली भी कैसी होती है? तो कहेंगे ग्रास नली भी आपकी एक पेशी ऑर्गन है। फ्रेंड्स कैसा है? पेशी अंग है। तो कितने हमने पेशी अंग बता दिए? जीभ पेशी अंग है, हार्ट पेशी अंग है, आपके ग्रास नली पेशी अंग है। अब ग्रास नली का काम क्या होगा? तो पहला पॉइंट कि मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम कर रही होगी दोनों को। दूसरी चीज, इसमें एक क्रिया होती है जिसको बोला जाता है पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। आपको याद रखना है, लंबाई लिखा दी, इसमें क्रिया होती है जिसको बोला जाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस या इसको क्रमानुचन, क्रमानुकुचन बोला जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदी देख लो, बायोलॉजी की कितनी टफ होती है। पेरिस्टालसिस आपको याद बना रहेगा,
लेकिन क्रमानुगचन आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो आप दोनों टर्म सीखिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट से मुंह मत मोड़िए, आप किसी सब्जेक्ट से भागने की कोशिश मत करिए। जितना भागेंगे वो उतना ही आपके पीछा करे। आप हाथ दोगे तुम्हारे पीछे पड़े, तुम हाथ दोगे नहीं, ना दोगे पीछे पड़े, आपको रिस्पॉन्स जरूर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें, ये 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें क्रमानुसार आपने भोजन खाते हो, कहीं भी आप ऐसा तो नहीं करते भोजन खा रहे थे एक डंडा लेकर बैठते हो ऐसे ऐसे ठूस रहे बंदे, अपनी आप भोजन यहाँ पे जा रहा हो, क्यों यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे हो भोजन आया, ऐसे फूली, ऐसे दबी, तो ये भोजन ऐसे धीरे धीरे खिसकता 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 कहाँ गया, ये आपके आमाशय में पहुंच गया। कहाँ पे आ गया, आमाशय में। तो इसमें कितने क्वेश्चन हुए कि ग्रास नलिका जो होती है इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। दूसरा पॉइंट, ये कैसा ऑर्गन है, एक आपका पेशीय अंग है। दूसरी चीज हमने क्या है, लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। किसको जोड़ने का काम कर रहा होगा, तो हमने कहा मुख और आमाशय को जोड़ने को काम कर रहा होगा, आमाशय को जोड़ने का काम कर रहा होगा। आइए बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप अपने ग्रुप में आप जो भी चलाते हैं आप पहले शेयर कर दीजिए, पहले आप शेयर कर दीजिए, और जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड। आप इतना तो कर ही सकते हो, आप जरूर करिए। तो अब बात करते हैं भोजन हमारा कहां पहुंचा, आमाशय में पहुंचा। अब भोजन हमारा कहां जाएगा, आमाशय में जाएगा, और आमाशय में पहुंचते ही अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रेंड्स, ये टॉपिक जरा बड़ा है, इसलिए अभी हम सिर्फ आहार नलिका से जुड़े हुए पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एसोसिएटेड जो ग्लैंड थी उसका लेक्चर अलग से लेके आएंगे, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आमाशय। हमने कहा आमाशय कैसे, एक जेड आकार का एक थैलीनुमा संरचना होती, ऐसे थैलीनुमा संरचना होती। ये थैलीनुमा संरचना को हमने क्या कहा, आमाशय बोला। इसके बाहरी दीवार पे ऐसे परत पाई जा रही, एक इसके अंदर लेयर पाई जा रही, यहाँ पे कई सारी लेयर पाई जाती है। और क्रमानुगचन द्वारा ये जो भोजन होता है, क्रमानुगचन द्वारा जो भोजन होता है वो आमाशय में आ जाता है। आमाशय में, आमाशय या कहेंगे उदर कहेंगे, उदर नहीं तो पेट कहेंगे, पेट नहीं तो इंग्लिश में स्टमक कहेंगे। इसमें आता उर्दू शब्द, उधर उर्दू शब्द। यहाँ पे जब भोजन आया, जब यहाँ पे भोजन आता है तो भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रहता है। 3 to 4 आवर्स तक आपका स्टमक में ही पड़ा रहेगा, 3 से 4 घंटे तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। आयोग समझ में आ रहा है, 3 से 4 घंटे तक स्टमक में पड़ा रहेगा। और जब हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स हमें सूचना किधर तक पहुंचाएंगे, मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, तो ये मस्तिष्क के न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सबसे पहले पेट में कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे, इस जगह पे कहेंगे, एक आपका पार्ट पाया जाता है ऐसे, इस पार्ट को बोला जाता है, इस पार्ट को बोलेंगे लीवर। लीवर को तुरंत सूचना देगा और लीवर यहाँ से क्या करेगा, बाइल जूस स्रावित करने लगेगा। इस सारे पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। लीवर क्या करेगा, यहाँ से पित्त रस स्रावित करेगा, सॉरी यहाँ पे पित्त रस नहीं, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जूस आपका बना रहा तो आपकी गैस्ट्रिक, आपकी बाहर की जो गैस्ट्रिक लेयर है, इससे क्या होगा, आपका जठर रस बनेगा। क्या बनेगा, जठर रस, उसको सही कर लेना, जठर रस बनता है, याद रखना क्या बनेगा, जठर रस बनेगा। ये जठर रस क्या करेगा, इस जठर रस में 2-3 चीजें होंगी, एक तो आपका HCl होगा, एक आपकी पेप्सिन एंजाइम होगा, आपको याद रखना है पेप्सिन एंजाइम होगा, और एक एंजाइम और होगा, इसको बोला जाएगा रेनिन। रेनिन क्या बोला जाएगा, रेनिन, इसको हम रेनिन बोल रहे हैं। अब यहां से बताएं, ये रेनिन है, ये 3 एंजाइम आपके कहां से, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पाई जा रही है, जठर ग्रंथियां पाई जा रही है, उससे स्रावित हो रहा है, उससे स्रावित हुआ। 3 चीजें पाई गई, HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये दोनों एंजाइम है। ये आपका कहेंगे एक रासायनिक केमिकल है। HCl के बारे में देखा जाए, और इसके अंदर एक म्यूकोसा लेयर पाई जा रही है। कौन सी लेयर पाई जा रही है, म्यूकोसा लेयर, एक म्यूकोसा परत पाई जाती है। इसके अंदर एक लेयर और पाई जाती है जो हर 36 घंटे में नष्ट होती रहती है। क्यों नष्ट होती रहती है, आप इसको भी समझो। ये आपका HCl,
ये HCl जो है ये मानव शरीर में HCl है, इसका pH मान आप समझ सकते हो कितना होता है, इसका pH मान 1.8 to 2.5 तक होता है। तो याद रखना इसका pH मान जो होता है कितना होता है फ्रेंड, 1.5 से 1.8 तक। इतना ज्यादा ये एसिडिक नेचर का होता है, इतना ज्यादा अम्लीय होता है, एक प्रकार का तेजाब कहेंगे आपके बॉडी में बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, तेजाब। तो पहली बात, इस तेजाब का, ये HCl का काम क्या है, इसका पहला काम क्या है कि ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करता है, टू किल माइक्रो बैक्टीरिया। आप देखो प्रकृति का नियम, आपके मुख में लाइसोसोम से जो भी आपके बैक्टीरिया बच गए, वो बैक्टीरिया आपके आमाशय में आ गए और आमाशय में किसका काम शुरू कर दिया, HCl का शुरू कर दिया। और HCl क्या करेगा, HCl जो बचे हुए जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, उनको मारने का काम कर रहा है। दूसरी चीज, HCl को यहां पर एक नाम और दिया जाता है, HCl को हार्मोन्स भी कहा जाता है। हार्मोन की संज्ञा दी गई है। आप कहोगे गजब बात कर रहे कि HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम हार्मोन की संज्ञा कैसे दे सकते हैं। हार्मोन चीजें वो है जो हमारी बॉडी के अंदर बने रहते हैं, हम हार्मोन कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्त, हार्मोन इसलिए इसको संज्ञा दी गई है कि जो भी चीज हमें बाय बर्थ मिलती है, हमें माता के द्वारा मिलती है, जन्म से ही मिल रही होती है, उसे हार्मोन की संज्ञा में रखा जाता है। आप क्या कोई ऐसा व्यक्ति कोई जुड़ा है, ऐसा कोई बंदा वीडियो देख रहा है जो ये बताता हो कि आपके बॉडी में HCl की कमी हुई और आपने मार्केट से जाकर HCl पी लिया हो आपको मेंटेन करने में? कोई है कोई ऐसा? अगर कोई है तो कमेंट करके बताए कि हम हैं। फ्रेंड्स बताइए, कोई ऐसा बंदा है जो HCl को बाहर से पीता? तो आंसर आएगा कोई भी नहीं। ये बाय बर्थ हमें मिल रहा है, माता के द्वारा हमें जन्म से ही मिल रहा है, इसलिए इसको संज्ञा दी गई कि ये हार्मोन की संज्ञा में आता है। अब HCl ने क्या किया, टू किल माइक्रो बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा होता। बट कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि मुख में जो जीवाणु रह गए वो स्टमक में पहुंचे तो इसने मारना शुरू किया। और दूसरी चीज क्या करता है फ्रेंड्स कि आपके बॉडी में जो, याद आ दें, आपके बॉडी में जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है फ्रेंड्स, ये आपके कहेंगे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। किस निष्क्रिय? पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोजेन फॉर्म में होता है और रेनिन जो होता है वो प्रो रेनिन फॉर्म में होता है। आपको याद रखना ये इस फॉर्म में होते हैं। पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोजेन में होता है, रेनिन जो होता है प्रो रेनिन में। ये HCl क्या करता है, ये इनको एक्टिवेट कर देता है, ये इन्हें सक्रिय करने का काम करता है कि तुम बेटा जग जाओ, अब मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो रहा है। मेरा काम हो गया, अब आपका काम स्टार्ट हो रहा। कैसे काम स्टार्ट हो रहा है? आपने देखो शादी विवाह में जाते बहुत सारे ऐसे नमूने मिलते होंगे, एक प्लेट ली, उस प्लेट में रायता भी रखा होगा कटोरी में, उसमें एक में मटर पनीर भी होगा, एक में बगल में शाही पनीर भी रखा होगा, 2 रसगुल्ले भी रख लिए होंगे, पापड़ भी देखेगा कहाँ पे रखे हुए, पापड़ भी रख लेगा, और साथ ही साथ देखेगा चाउमीन भी कहीं लगी वो भी रख लेगा। मतलब जितने आइटम है उसने सब प्लेट को सजा कर लिए घूम रहा होगा। देखते होगा प्लेट में लिए घूम रहा होगा वो सारी चीजें, और जब वो ठूस खाता जाता है तो क्या होगा फ्रेंड, यहां पर कंडीशन क्या निकल के आएगी, तो काम किसका शुरू हो जाएगा कि उस भोजन को पचाना भी तो है। पचाने के लिए कौन सक्रिय होगा, ये आपके दोनों एंजाइम सक्रिय होगा। जब एंजाइम सक्रिय होंगे तो सक्रिय कर कौन रहा होगा, कहेंगे सक्रिय करने का काम आपका HCl ने किया होगा। और फ्रेंड्स HCl क्या करेगा, HCl आपके भोजन को कहेंगे ज्यादा। तो फ्रेंड्स यहां तक बात क्लियर हो गई कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव करता है जिससे पाचन क्रिया स्टार्ट। अब इनका काम क्या होता है, अब इनके बारे में जानते हैं कि ये जो आपके दोनों एंजाइम पाए गए, एंजाइम आपके बॉडी में किसका काम कर रहे होंगे, किसका पाचन कर रहे होंगे। सारी चीजें आप ये समझ लो एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाई जा रही है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा हट के पढ़ाया जाता है तो आपका माइंड जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता सारी चीजें।
तो आप कोशिश कीजिए कि हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पेप्सिन और रेनिन काम क्या करते हैं और इनकी नेचर कैसा होता है। हमने बताया कि जब शादी में कोई गया तो भोजन को अच्छे से खा रहा है तो पचाने के लिए कहीं ना कहीं पेप्सिन और रेनिन बन रहे होंगे। और किसको एक्टिव कर रहे हैं? एक्टिव कौन करेगा? एचसीएल ज्यादा बनेगा। एचसीएल इसलिए ज्यादा बनेगा कि उसको पेप्सिन रेनिन को एक्टिव करना है, सक्रिय करना है कि जाओ बेटा तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, इस व्यक्ति ने ज्यादा खा लिया और तुम जल्दी से जाओ इसका भोजन सही करो, नहीं पता लगे। समझ सकते हो ना? तो एचसीएल जब अमाउंट ज्यादा बनेगा तो आपके पेट में कहेंगे जलन पैदा होने लगती है, क्योंकि किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। इतना ज्यादा कहेंगे तेजाब की तरह। जब ज्यादा बनेगा तो आपको जलन होने लगती है और आप किधर भागेंगे? या तो पानी पी रहे होगे, पानी पियोगे, पहले से इतना खा रखा है, पानी पियोगे तो और फूलोगे गुब्बारे की तरह। तो जब एचसीएल बनेगा तो आपको कुछ बुद्धिमान व्यक्ति सलाह देते हैं बेटा कि जाओ दौड़ के इनो पी लो। क्या पी लो? इनो पी लो, या इनो पी लो। इनो में क्या होता है? ऐसा कहेंगे इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको याद रखना है इनो में क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी चीज या सलाह दी जाएगी कि आप बेकिंग पाउडर ले आओ, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? NaHCO3। इसको ले आओ फ्रेंड्स, इसको लाओ और तुरंत घोलो। आप न्यूज, आप टीवी देखते हैं, ऐड आता है कई सारे। तो यहां पे क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का है। ये कहता है बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर है। जबकि एचसीएल किस नेचर का है? एचसीएल आपका अम्लीय प्रवृत्ति का है। और जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है कि जब आपके एसिड प्लस क्षार मिलते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, अम्ल एवं क्षार जब मिलते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? कहेंगे लवण, साल्ट कहेंगे, या क्या बन रहा होगा? कहेंगे वाटर या जल का निर्माण होगा। जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया? जब हमने क्या खाया? इनो पिया और हमारे में क्या बन रहा था? जलन हो रही थी। जलन कैसे समाप्त हुई? क्योंकि हमने क्या लिया? बेस लिया, बेसिक लिया, बेसिक नेचर की चीज खाई। तो अम्ल और क्षार मिले तो किसमें बदल गया? कहेंगे सॉल्ट प्लस वाटर में बन गया और आपको जलन कम हो गया, आप BFP अच्छा लगने लगा। इसी तरीके का आपका क्या होता है? बेकिंग पाउडर में होता है, ये भी कैसा है? बेसिक नेचर का है। जैसे मिला आप में क्या कर दिया? आपके इस नेचर को इसने कम कर दिया और आपकी जलन कम हो गई। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब रोज तो इनो नहीं पी सकते हो, रोज तो आप बेकिंग पाउडर नहीं खा सकते हो। इसके लिए क्या समझते हो? फ्रेंड्स याद रखना, प्रकृति का ऐसा नियम है, प्रकृति ने इतना ज्यादा आपके बॉडी में इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि इसमें एक लेयर और पाई जाती है जिसको अभी हमने नाम दिया था म्यूकोसा लेयर। क्या नाम दिया था फ्रेंड? म्यूकोसा लेयर। ये म्यूकोसा लेयर क्या होती है? ये म्यूकोसा लेयर ही क्या करती है? बेसिक नेचर या कहेंगे क्षार का श्रावण करती है, क्षार स्रावित कर रही होगी। तो अम्ल और क्षार जैसे दोनों मिले, क्या बन गया? पानी प्लस साल्ट का निर्माण हो गया और आपकी जलन जो है आपकी कम हो गई। ये तो आप सोच सकते हो, जिसका पीएच मान 1.5 से 1.8 है तो आपके पेट में फफोले तक पड़ जाएंगे। और आपने सुन भी रखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस में कि फला व्यक्ति के पेट में छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बॉडी में एसिड ज्यादा बन रहा हो। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सारी कुछ चीजें हम नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमें क्यों समझ में आने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप आंसर दे देंगे। यह चीज समझ में आ रही है? इनो क्यों पी रहे हैं? बेकिंग पाउडर क्यों खा रहे हैं? और प्रकृति के द्वारा क्या नियम दिया है कि आपके अंदर ही ऐसी एक लेयर पाई जा रही है जो बेस को स्रावित करती है और अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? पानी और सॉल्ट का निर्माण करते हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। आयो बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं आगे। अब ये दोनों जो एंजाइम है, ये जो दोनों एंजाइम है, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का काम क्या है कि भोजन के माध्यम से जो प्रोटीन आई फ्रेंड्स, जो प्रोटीन ली, ये प्रोटीन को पेप्टोन में, किसमें? पेप्टोन में या पेप्टाइड में विखंडित कर देती है।
पेप्टाइड में तोड़ देती है। याद रखना। दूसरी जो रेनिन है, जो रेनिन एंजाइम है, इसने क्या किया, जो आप मिल्क पीते हो, मिल्क में प्रोटीन होती है जिसको बोला जाता है कैसीन। इस कैसीन को ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। आयो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कहा जाता है, फिर पेप्टोन में बदल दिया, और रेनिन ने क्या किया, मिल्क को, कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल दिया। आप मिल्क पीजिए, तो आप यहां पे देखो बच्चे दिन भर, 2-3 साल के बच्चे देखो दिन भर मदर से मिल्क पी रहे होंगे, माता का दूध पी रहे होंगे, लगातार पी रहे होंगे, इतना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कि हफ्ता हजम कर रहे होंगे। रीजन क्योंकि जो ज्यादा मिल्क पी रहे हैं उनके बॉडी में कहीं ना कहीं रेनिन एक्सेस अमाउंट में बन रहा होगा। ज्यादा मात्रा में कौन सा एंजाइम बन रहा होगा, थोड़ा रेनिन एंजाइम ज्यादा बन रहा होगा, जिससे वो दुग्ध को, वो जो मिल्क पी रहे हैं उसको पचा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आप बुजुर्गों को देख लीजिए, एक आध एग्जाम्पल छोड़ दिए जो 22 वर्ष लगातार पीते चले आ रहे, हैबिट में हैबिचुअल है। लेकिन आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे कि थोड़ा सा दूध पीते हैं, हजम नहीं होता। रीजन यही है फ्रेंड कि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं जो रेनिन बन रहा था, रेनिन की मात्रा कम है। जब रेनिन की मात्रा कम होने लगेगी तो मिल्क का डाइजेशन भी सही से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसीन से, और चीज याद रखना कि आपने देखा होगा जो मिल्क होता है व्हाइट कलर का होता है, वो किसकी वजह से होता है, कहेंगे कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है, याद रखना। और जो दूध गाय का होता है, गाय का जो मिल्क होता है वो हल्का येलो कलर का होता है, कहेंगे पीले कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, कैरोटीन। क्या पाई जाती है, कैरोटीन पाया जाता है, या कहेंगे राइबोफ्लोविन। अब याद रखना इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राइबोफ्लोविन, या कैरोटीन मिलेगा या राइबोफ्लोविन। तो आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अभी याद रखना, आप क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाए कि अब बताओ कि आपका जो आमाशय है, आमाशय में किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ये 3 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आमाशय में किसका पाचन हुआ, आमाशय में किसका पाचन हुआ। आप कमेंट करके जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसका पाचन होता है, तो अभी हमने बताया कि पेप्सिन ही प्रोटीन का पाचन कर रही। कहा जाता है कि आमाशय में 95% तक प्रोटीन का डाइजेस्ट हो। सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 95% तक प्रोटीन का पाचन हुआ। अब एक चीज समझ में आई, किसका पाचन नहीं हुआ फ्रेंड, लिपिड्स का नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट का मुख में हो रहा है, आमाशय में प्रोटीन का हो रहा है, तो आगे कहीं ना कहीं तो इसका होएगा। ऐसा तो नहीं कि निष्क्रिय है, बेकार का खा रहे, यूजलेस है। तो इसकी बाद में बात करते हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आमाशय में आपको पता चला कि आमाशय में भोजन हमारा अम्लीय प्रवृत्ति का ही रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर इसमें नहीं समझाया जाएगा, नहीं आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट चलते रहे। और हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करें। फ्रेंड्स आज की क्लास यही रखते हैं।